हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी इस क्लास ब्रेनिक एजुकेशन फ़िज़िक्स में। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th के कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो हमसे वंश ने पूछे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है इन हाउस 5 बल्ब ऑफ रेटिंग 200 वोल्ट 100 watt are situated switched on for 5 hours per day। ये यहाँ जो है थोड़ा यहाँ करेक्शन होगा, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है, ये आवर्स है पर डे। इफ़ द रेट ऑफ द यूनिट इज़ 2 rupees, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर 30 days इन ए हाउस। ठीक है, और ये क्वेश्चन दोबारा से यहाँ पे फिर से हमारा प्रिंट हो गया है, इसको हम यहीं तक लेंगे। ठीक है, यही है हमारा क्वेश्चन। ऑलराइट, तो देखिए हमारे 5 बल्ब, तो हम जो कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल पावर निकालते हैं, इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन उसमें हमने देखा जो भी हम कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल पावर निकालते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर जो निकालते हैं उसकी हम यूनिट फाइंड करते हैं कि कितनी यूनिट कंज्यूम हुई, और ये निकालते हैं किलोवाट आवर में। सही है, किलोवाट आवर्स में। अब हमें यहाँ जो गिवन है डेटा, उसके अकॉर्डिंग हम देखें, जो हमें वोल्टेज पोटेंशियल जो दिया है, वो कितना दिया है, वो 200 वोल्ट दिया है, और जो पावर दी है वो हमें 100 वाट दी है। और हमें यहाँ पर ये देखना है बेसिकली कि हमारी कितनी यूनिट कंज्यूम हो रही है, तो हमें किलोवाट आवर जो है निकालना है। तो देखिए हमारे बल्ब कितने हैं, 5, तो हम निकाल लेंगे पावर यूज यूनिट कंज्यूम्ड कितनी होंगी, 5 आपके बल्ब हैं इनटू 100 वाट का ईच बल्ब है। ठीक है, इनटू 5 आवर्स इन अ डे जो है यूज़ होता है। ठीक है, और आपके 30 डेज़ के लिए। तो यहाँ पे जो हमें एनर्जी मिली वो कितनी हो गई, 2500 इंटू 30, और ये हो गया आपका 75000, और ये हमारा आया वाट आवर्स में। लेकिन हमें जो यूनिट कंज्यूम जो हम निकालते हैं वो होती है kVh में, तो हम इसे kVh में बदलेंगे, तो 75000 अपॉन 1000 kWh। राइट, तो ये गया, तो हमारी जो यूनिट हुई कितनी हुई, 75 यूनिट्स। सही है, तो जो हमारा बिल आएगा, रेट्स ऑफ 75 यूनिट्स इज इक्वल टू 75 इंटू पर यूनिट कितना कॉस्ट है, 2 रुपीज़, तो ये हो जाएगा इंटू 2, यानी हमारा जो बिल आएगा वो 150 रुपीज़ का। ऑलराइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा यही था। इसके बाद बात करेंगे सेकंड की। सेकंड में यहाँ पे इस बच्चे ने ये फिगर भेजा है, इसमें ये कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मार्क्ड 100 वाट 200 वोल्ट, फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग when it is connected with mains of 200 volts and also the resistance of the filament। alright, तो हमें रेजिस्टेंस निकालना है फिलामेंट का। तो देखिए हमें करना क्या है, हमें गिवन डेटा जो है क्वेश्चन नंबर 2,
तो गिवन डेटा जो हमें दिया है, क्या दिया है, पावर दिए, पावर ऑफ बल्ब कितनी दी है, 100 वाट, और जो पोटेंशियल दिया है वो कितना दिया है, 200 वोल्ट। फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट। सही है, हमें करंट निकालना है। क्या निकालना है, आई कैलकुलेट करना है जब ये 200 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्टेड है। तो देखिए, हमें पता है जो पावर होता है P इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है आई वी। सही है, तो जो I हो जाएगा वो हो जाएगा P अपॉन V। P की वैल्यू हमारी कितनी है, 100 अपॉन V कितना है, 200। तो हमें कितना है, 0.5 एम्पेयर। तो जो हमारा करंट आया 0.5 एम्पेयर, तो हमारा आंसर ये रहा। अब ये कह रहा है ऑल्सो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट। तो रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू वॉट। तो हमें पता है P इज इक्वल टू आई वी होता है, यही होता है। और इसको हम V इज इक्वल टू आई आर, हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। यहाँ से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V ओवर R, और ये I की वैल्यू अगर हम यहाँ रखें तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर, V की वैल्यू कितनी है, 200, 200 इंटू 200 अपॉन R P, और P कितना है, P की वैल्यू है 100। तो 100 से ये 2 बार गया और ये हो जाएगा 400 ओम। तो हमें ये जो आंसर मिला है दिस इज 400 ओम। ऑलराइट, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इस अगले क्वेश्चन को हम यहाँ से देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे इसको रख देता हूँ और इसको पढ़ो। ये कह रहा है ऑन फ्लोइंग करंट अप टू सम टाइम इन अ वायर इट्स टेम्परेचर इंक्रीज 3 डिग्री सेल्सियस। इफ़ द करंट इज डबल हाउ मच टेम्परेचर विल इंक्रीज इन द सेम टाइम। ठीक है, तो ये देखिए, सपोज करें एक वायर है, सही है, और इसमें हमारा आई करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई। तो जो टेम्परेचर है इसका वो कितना बढ़ता है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब वो ये कह रहा है अगर करंट को हम 2I कर दें, इफ द करंट इज डबल्ड, ठीक है, कितना हो जाएगा 2I। तो टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, सही है, टाइम सेम है, टाइम इज सेम। तो सबसे पहले आपको बताना हीट। अब हीट का फॉर्मूला हमने पढ़ा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। तो हीट के साथ जो करंट का रिलेशन है वो स्क्वायर का रिलेशन है, यानी हम अगर रेजिस्टेंस को कांस्टेंट लेना है, टाइम भी कांस्टेंट लेना है, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ऑलराइट, अब हीट और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, इसको देखो ज़रा। हीट और टेम्परेचर का रिलेशन, तो देखें, जो हीट होती है किसी भी मटेरियल की स्पेसिफिक हीट, यानी कि अगर हम जो C है स्पेसिफिक हीट है, वो होता है तुम्हारा मास, सॉरी, टेम्परेचर चेंज, मेरे दिमाग से निकल गया। हाँ चलिए, अगर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सही है, हीट क्या देखते थे वो, टेम्परेचर,
टी। सही है, ऑल राइट। ओके, सॉरी, Q is directly proportional to mass and Q is directly proportional to delta T। सही है, तो हम इसे लिखते थे Q is directly proportional to m delta T। then there is a thing come Q is equal to Cm delta T, और ये डेल्टा T क्या है, टेम्परेचर में चेंज। तो अगर हमारा मास कांस्टेंट है और हमारा C कांस्टेंट है, तो जो हीट है, हीट यहाँ पर Q से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई टेम्परेचर के। सही है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, हीट जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑलराइट, अब हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और हम यहाँ लिख सकते हैं H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो हम इन दोनों से ये लिख सकते हैं दैट T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ऑलराइट, तो अगर T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं T1 इज़ इक्वल टू I1, तो T2 इज़ इक्वल टू I2, I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर। सो T1 अपॉन T2 इज़ इक्वल टू I1 स्क्वायर अपॉन I2 स्क्वायर। सही है, सो T1 अपॉन T2 कितना हो जाए, I1 स्क्वायर, तो I है हमारा, I स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन I2 कितना हो जाएगा, 2I स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे I स्क्वायर अपॉन 4I स्क्वायर। ठीक है, तो I स्क्वायर से I स्क्वायर गया। अब T1 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमें दे रखी है फर्स्ट केस में। तो हम यहाँ लिखेंगे T1 की वैल्यू 3 अपॉन T2 इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 4, तो T2 इज़ इक्वल टू 12 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर क्लियर है भाई, बहुत ही सिंपल है, ये आपको पता है कितनी एनर्जी डेवलप होती है। अब हमें हीट और टेम्परेचर का रिलेशन निकालना है। तो ये किसी भी अमाउंट, अगर किसी भी बॉडी को हीट दी जा रही है तो वो उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और उसके टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये जो C है ये उस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट है, इसकी बात नहीं करती, कांस्टेंट होती है किसी भी मटेरियल के लिए। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m डेल्टा T के, और अगर मास भी हमारा कांस्टेंट है तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा T के। यहाँ से देखिए ये चीज़ सही है, Q में कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ जो H है वही यहाँ Q है, ये दोनों हीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हीट करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हीट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दी, T1 इज इक्वल टू I1 स्क्वायर, T2 इज इक्वल टू I2 स्क्वायर, T1 अपॉन T2 I1 स्क्वायर अपॉन I2 स्क्वायर। वैल्यू आपको दे रखी है, T1 की वैल्यू है आपके पास 3, T2 आपको कैलकुलेट करना है, I1 की वैल्यू I है, I2 की वैल्यू 2I है। बस वैल्यू रखो, पुट करो, ख़त्म। ठीक है, और इसने यहाँ हिंट भी दे रखा है, ये पूरा क्वेश्चन हिंट में यहाँ पे इसने दे रखा है। बस बच्चों को ये समझ में नहीं आता है थोड़ा सा कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा कैसे हो गया। तो थीटा इसने यहाँ टेम्परेचर के ले लिया है, हमने T ले लिया है, बात एक ही है। क्लियर है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फिर से। ठीक है, और समझ में आया है तो लाइक करो वीडियो को, शेयर करो। अब तो एग्ज़ाम टाइम चल रहा है तो शेयर करो दोस्तों को, अपनी नंबर थोड़ी ना बढ़ाने, सबके नंबर बढ़ाओ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे। ठीक है, तो और वीडियोस आएंगी, और कोई टॉपिक हो जिस पे आपको वीडियो चाहिए तो मुझे मैसेज करना, कमेंट करना, आपको और वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू।